हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, सफलतापूर्वक हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के हर वो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने की चांसेस है, वो सब कुछ भी हम कवर करते चल रहे हैं। तो अगर आप फिर भी इस वीडियो को मिस कर रहे हैं, इस सीरीज़ को मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के जितने भी यानी इस सीरीज़ के जितने वीडियोज़ हैं उनको आप फॉलो अच्छे से करिए। ठीक है, मुद्रा और पूंजी बाजार का ये आखिरी टॉपिक है, यानी आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो 115 करोड़ का। ठीक है, 115 करोड़ रुपए का स्टॉक हमेशा अपने स्टॉक में रखना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई के संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखना है। यह शीर्ष बैंक है, तो बिल्कुल सही है कि ये देश का केंद्रीय बैंक होता है और बैंकों का जननी के रूप में भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट की यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आरबीआई के संबंध में सही है। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है वो है आरबीआई, क्योंकि मौद्रिक नीति बनाता भी यही है, लागू भी यही करता है, आपको पहले भी बताया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? जो एसबीआई है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानता था, जिसकी स्थापना जो है 1921 में की गई थी। 1955 में एसबीआई इसका नाम चेंज किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है किस अवधि के लिए? तो लंबी अवधि के लिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए। पहले भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होता है। ऑप्शन सी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अब तक वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 80% क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, टाइम टू टाइम वीडियो से रिवीजन करिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? देखिए, नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपका 1982 में, और 1982 में अगर हम बात करें तो हमारा छठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, क्योंकि 80 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना था। राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार भी कर सकता है, केंद्रीय बैंक भी कर सकता है और वाणिज्य बैंक भी कर सकता है। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऋण प्रदान कराने वाला जो नाबार्ड है क्या है? तो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला जो नाबार्ड है वो एक प्रकार का बैंक है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है कि उसमें एक क्या है कि एक प्रकार का ये बैंक होता है जो कि किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है?
तो नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? एक लेखा वर्ष होता है और एक होता है वित्तीय वर्ष। तो लेखा वर्ष को हम याद रखेंगे जुलाई से जून, ठीक है, 1 जुलाई से जो कि हमारा 31 जून तक, ठीक है, ये करेक्ट होगा लेखा वर्ष। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष आपका अप्रैल से मार्च होता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक का है। हालांकि पहले यह जनवरी से दिसंबर तक का था, लेकिन 11 मार्च 1940 को आरबीआई ने अपना लेखा वर्ष बदल करके जुलाई से जून कर दिया। पहले जनवरी से दिसंबर चलता था, लेकिन 1940 में इसको चेंज किया गया और चेंज करके जुलाई से जून कर दिया गया। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 31 मार्च तक समाप्त हो जाता नहीं है। अप्रैल से मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेखा यानी लिखाई पढ़ाई जो होता है, लिखाई पढ़ाई वो जुलाई में होगा, लिखाई पढ़ाई जुलाई, लिखाई जुलाई, इस तरह से थोड़ा सा आप अच्छे से समझ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है? कौन सा बैंक केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन ई बैंक ऑफ इंग्लैंड। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि देखिए, जनता से जमा स्वीकार करना, यानी कि केंद्रीय बैंक की बात करें तो आरबीआई ले लेते हैं और आरबीआई जो है वो जनता से इसमें पैसा जमा नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा रुपए की परिवर्तन से होगा कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, उसी को कहते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह अवस्थित था। भूमि विकास बैंक पहला जो है 1920 में स्थापित हुई थी, यह अवस्थित था पंजाब के झांग में, ठीक है, पंजाब के झांग में, ऑप्शन बी। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, यानी सेबी को जो वैधानिक मान्यता दी गई वो अधिनियम था आपका 1992 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो सेबी की स्थापना ये माना जाता है 1992 ही इस अधिनियम के द्वारा ये पूरी तरह से वैधानिक रूप से स्थापित हुआ। नेक्स्ट आता है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रास्फीति के कारण बताइए क्या होगा। मुद्रास्फीति के कारण देखा जाए तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर 2024 भी चल रहा है तो 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही है, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च जो बैंक है वो आपका हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। कृषि के लिए जो अगर कोई ऋण लेना है तो वो नाबार्ड ही देता है। आंतरिक व्यापार संबंधित है, आंतरिक व्यापार संबंधित है वो आपका शेयर बाजार से, आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरामन समिति। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हम देख रहे हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये आपका 1969 में हुआ। सेकेंड पॉइंट जैसे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ये आपका 49 ले लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट एलआईसी का, तो ये आपका 1956। अगर हम इनको क्रम से सजाना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा 2 आएगा, उसके बाद सबसे पहले 3 आएगा। ठीक है, 3 49 55 56 और ये 3 2 4 1 कहाँ पर मिल रहा है, 3 2 4 1 ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि जैसे कि इनका कब कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण सितंबर 1956 और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपका हो जाता है जुलाई 1969। ठीक है, तो ये चारों आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, सिडबी। ठीक है, सिडबी कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इसका स्थापना 1990 में किया गया था। 90 में इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, सिडबी कई बार पूछा गया पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आईबीए से क्या तात्पर्य है, आईबीए, आईबीए। तो आईबीए का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, 1946 में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1875 बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति द्वारा किया गया, एनएसई की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति के द्वारा किया गया, तो वो समिति थी फिरवानी समिति। ठीक है, फिरवानी समिति, ऑप्शन ए। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन को यहाँ पे इनसाइड ट्रेडिंग कह सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर करते चले। राइट, तो हम मिलते हैं आपके साथ करके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।